आज़म नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की लागत से सेहत की मुख्तलिफ सहूलियात का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। पीएम मोदी गुर्दे की बीमारी और तहकीकी मरकज़ का भी करेंगे इफ्तिताह। पीएम मोदी शाम को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा। साथ ही वजीर आजम श्री महाकाल लोक को भी करेंगे कौम के नाम वक्फ। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव का सैफई में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात रहेंगी मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस की यूक्रेन से मुतालिक खुफिया रायशुमारी की तजवीज़ की मुस्तरद। 13 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ दिया वोट, जबकि 39 दीगर ममालिक ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। मॉस्को का यूक्रेन के 4 इलाकों पर जुज़वी कब्जे की मजम्मत पर मबनी है यह तजवीज़। अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप का इंतजार हुआ खत्म। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा टूर्नामेंट आज से हो रहा है शुरू। मेजबान भारत का अमरीका से होगा मुकाबला। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का फैसला कुन मैच आज दिल्ली में। दोनों टीमें वनडे सीरीज में 1-1 से हैं बराबर। छत्तीसवें कौमी खेलों में सर्विसेज का गलबा बरकरार। फुटबॉल, हॉकी, जूडो और योगा जैसे मुकाबलों में आज खिलाड़ी तमगों के लिए करेंगे मुकाबला। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन सिविल अस्पताल में गुर्दे के अमराज और तहकीक के मरकज़ की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही वो अहमदाबाद में तकरीबन 1300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई सेहत सहूलियात का भी इफ्तिताह करेंगे। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। सिविल अस्पताल अहमदाबाद के किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर की नई इमारत बनकर तैयार है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस नए अस्पताल की इमारत का इफ्तिताह करेंगे। 408 करोड़ रुपए की लागत से बने 850 बेड की सहूलत वाले इस ट्रांसप्लांट सेंटर में 22 ऑपरेशन थिएटर, जदीद लैब और हर तरह के ट्रांसप्लांट की सहूलत होगी और ये कैंपस पूरी तरह से पेपरलेस होगा। यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टिगेशन हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन यहाँ जो होते हैं वो कंट्री में बाकी जगह नहीं होते हैं, वो सारे यहाँ होते हैं। अभी हम लोग पुरानी बिल्डिंग में 400 किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। नई बिल्डिंग में आके ध्येय है 2023 में 1000 ट्रांसप्लांट करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम मोदी UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में दिलों की देखभाल के लिए नई और बेहतर सहूलतों और एक नए हॉस्टल की इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। 10 मंजिला इस हॉस्टल की इमारत में 2 बेसमेंट और 176 रूम के अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी और म्यूजियम भी है। वजीर आजम मेडी सिटी में ही 140 करोड़ रुपए की लागत से बने 300 बिस्तरों वाले गुजरात कैंसर और रिसर्च सेंटर की नई इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा गरीब मरीजों के कुंबों को रिहायशी सहूलत देने के लिए 39 करोड़ रुपए की लागत से 850 लोगों के रहने के लिए पनाहगाह की बुनियाद भी रखेंगे। डे केयर कीमोथेरापी के भी सेंटर्स करीबन 22 स्टेट में गुजरात में कार्यरत होंगे, जिसकी वजह से कीमोथेरापी के लिए पेशेंट को वहाँ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो आरोग्य सेवाओं का जो बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो दूर गांव तक जाएगा और उसका फ़ायदा हर एक इंसान को होगा, चाहे वो कितना भी दूर हो। ना केवल गुजरात, लेकिन यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी बहुत दर्दी आते हैं, तो उन सब के लिए सुविधाएं अच्छी रहेगी और निःशुल्क रहेगी। आज के दौर में गुजरात में सेहत सहूलत को
और जदीद और मजबूत किया जा रहा है ताकि गरीब और औसत तबके को सस्ते इलाज की सहूलत मिल सके। वहीं वन गुजरात वन डायलिसिस प्रोग्राम के तहत आज गुजरात में डायलिसिस मराकज हजारों मरीजों को उनके घर के पास ही डायलिसिस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। 850 बेड वाले देश के सबसे बड़े ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर को प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को जनता को समर्पित करेंगे। इस ट्रांसप्लांट सेंटर में एक साथ 100 लोगों को डायलिसिस किया जा सकेगा और वो भी मुफ्त में। कैमरामैन शुभम के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का इफ्तिताह करेंगे। श्री महाकाल लोक एक ऐसी जगह है जहां भगवान शंकर की तमाम कदीम मजहबी दास्तानें एक ही जगह पर देखने को मिलेंगी। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है। वजीर आजम उज्जैन में कवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। और वज़ीर आज़म आज उज्जैन के महाकाल कॉम्प्लेक्स में महाकाल की पूजा करने के बाद महाकाल लोक को कौम के नाम वक्फ करेंगे। महाकाल कॉम्प्लेक्स के तौसी मंसूबे के पहले मरहले के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे नामानिगार अजय मिश्रा ने इस तौसी मरहले का जायजा लिया। 3.5 सालों से लगातार 750 से ज्यादा मजदूर दिन रात एक ही मिशन पर लगे हुए हैं। वो मिशन है इस पूरे महाकाल कॉरिडोर को विस्तार देने का। और नतीजा ये कि जब दिन रात मेहनत हुई बिना कोरोना की परवाह किए तो ये विशाल नंदी द्वार आपके स्वागत में खड़ा है, जहां एक साथ 20,000 लोग इस महाकाल लोक में प्रवेश कर सकते हैं। एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोग महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। स्वागत कीजिए इस नए महाकाल लोक का, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करने वाले हैं। और ये अद्भुत नमूना है कला का, संगम का और विज्ञान का। महाकाल लोक का एक बहुत ही विलक्षण स्थान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां पर भगवान शिव के लोक से जुड़ी वो तमाम वस्तुएं, वो तमाम मंत्र यहां पर दर्शाए गए हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो पंचमुखी भगवान शिव की मूर्ति आपको दिखाई देती है। उसके नीचे भगवान नटराज की विभिन्न मुद्राएं दिखाई देती हैं। फिर डमरू और नाग, जो नटराज रूप है उनका, उसकी स्तुति में कहा गया है कि ओम नटराजाय विद्महे चतुर्दश सूत्राय धीमहि तन्नो डमरू प्रचोदयात्। तो डमरू की एक तरह से स्तुति, उसके बाद जो नवनाग हैं उनकी स्तुति। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो सप्तर्षि हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिनको ध्यानस्थ मुद्रा में दिखाया गया है, ये सप्तर्षि ही सबसे पहले शिष्य हुए भगवान शिव के। और शिव को तो ज्ञान का देवता कहा जाता है। यहाँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो बहुत लंबी सी दीवार, करीब 500 मीटर की लंबी दीवार जाती है, जहाँ पर चाहे वो भस्मासुर प्रसंग हो, चाहे सती का दाह हो, भगवान शिव और सती के विवाह की गाथाएं हो, वो सब कुछ उकेरे गए हैं। और इस वक्त आप जो ये दृश्य देख रहे हैं मेरे सामने, वो है रुद्र सरोवर, जो कि महाकाल मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने है। और इसकी पुराणों में बहुत अधिक महत्ता कही जाती है। इसको भी एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश की गई है इस पूरे परियोजना के तहत। और अब बिल्कुल ये जल जो है वो निर्मल दिखाई देता है। यहाँ पर लोग स्नान ध्यान करके भगवान की प्रदक्षिणा और उनकी पूजा के लिए जा सकते हैं। और इस पूरे कॉरिडोर में अगर हम देखें तो एक कला के साथ साथ जो तकनीक है उसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। तकनीक का इस्तेमाल ये कि अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने बारकोड से यहाँ स्कैन करना है और ये पेज आपको सीधे एक ऐसे पेज पर लेकर के जाएगा जहाँ आप डिटेलिंग के ज़रिए नंदी आख्यान, अगर आपने इसको स्कैन किया है तो आप नंदी के बारे में, इस पूरी कथा के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल तकनीक का। और एक दूसरा इस्तेमाल जो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 24 घंटे सर्वेलेंस का जो व्यवस्था की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, उससे लगातार 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी इस पूरे कॉरिडोर की। किसी भी तरह की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए पूरी जो क्षमता है उसका विस्तार दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि एक साथ 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रति घंटे यहाँ पर दर्शन का लाभ उठा पाएंगे, जिससे राज्य को भी फ़ायदा होगा और देश की जो पर्यटन की जो क्षमता है, आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, उसको भी एक नई शक्ति मिलने जा रही है। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ अजय मिश्र, महाकाल लोक, उज्जैन। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के सारण जिले में सीताब दियारा जाएंगे, जहां वो समाजवादी रहनुमा जयप्रकाश नारायण की यौम पैदाइश पर मुनक़्क़िद प्रोग्राम की
सदारत करेंगे। इस मौके पर अमित शाह जयप्रकाश नारायण के मुजस्मे की नुमाइंदगी भी करेंगे। वजीर दाखिला का एक अवामी जलसे से खिताब करने का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखिला के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वजीर आला नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ इत्तेहाद तोड़ने और आरजेडी और कांग्रेस के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने के बाद अमित शाह का ये बिहार का दूसरा दौरा है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव की आज सैफई में मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूम अदा की जाएंगी। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत मुतादिद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी मौजूद रहेंगी। उनका जस्ते खाकी उनके आबाई ज़िले इटावा के सैफई में उनके आबाई घर में रखा गया है, जहाँ नेताजी के आखिरी दीदार के लिए लोगों का हुजूम है। सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव को आखिरी खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आम लोगों की भीड़ जमा हो रही है। हमारे नामा निगार राजेश राज ने लिया इसका जायजा, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव सैफई जो मुलायम सिंह यादव की वजह से राष्ट्रीय फलक पा गया, और उसी गांव में अभी हम मौजूद हूं जो जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। और आप देख सकते हैं हमारी दाहिनी तरफ कि ये जो कारवां है लोगों का, जो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर के भीतर लोग दाखिल हो रहे हैं। और आज की जो पीढ़ी है वो मुलायम सिंह को समझने, उनका दर्शन करने के लिए उनके घर के भीतर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अनेक जो गणमान्य लोग हैं वो इनको अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पहुँचे, और मंगलवार की शाम तकरीबन 3 बजे उनका अंतिम संस्कार सैफई गांव में किया जाएगा, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम जो देश के बड़े नेता हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई चोटी स्तर के जो नेता हैं उस समारोह में शिरकत होंगे। अंतिम संस्कार का जो समारोह होगा उसमें वो शामिल होंगे। उनके परिवार के लोग हैं वो गमगीन हैं, और यहाँ जो भीड़ है वो भीड़ भी गमगीन है। आज की जो पीढ़ी है वो मुलायम सिंह यादव को समझना चाहती है, और शायद यही वजह है कि भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। कुछ नौजवान हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा अरुण कुमार शर्मा है, मैं कन्नौज से आया हूँ। हमारे नेताजी एक भगवान का रूप था, तो आज वो हम सब के बीच में नहीं रहे। हम लोगों के लिए बहुत ही जो है घातकपूर्ण हुआ है। हमारी नई जो युवा पीढ़ी थी बहुत सम्मान करते थे, सबका, गरीब जातियों का सम्मान करते थे। नेताजी एक विचारधारा थी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज भी नेताजी के विचार हमारे साथ हमेशा रहेंगे। समाजवादी विचारधारा को हमेशा निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। रक्षा मंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव के किए गए काम को आज की पीढ़ी याद कर रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किए उसको लोग याद कर रहे हैं बहुत ही शिद्दत के साथ, और पूरा सैफई गाँव आज जो है जाग रहा है अपने बेटे के निधन से। और निश्चित तौर पर मंगलवार को जब उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी तो गांव निश्चित तौर पर गमगीन नजर आएगा। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ सैफई से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। सुप्रीम कोर्ट आज तमाम मजहबी मकामात की मौजूदा हैसियत को बरकरार रखने के कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। इन दरख्वास्तों में कहा गया है कि इबादतगाहों के 1991 के कानून 15 अगस्त 1943 तक तमाम मजहबी मकामात की हैसियत को बरकरार रखने के लिए कहता है। ये हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन बरादरियों सबके खिलाफ है। इसी वजह से वो इन मुक़द्दस मकामात पर दावा न कर सकें जिनकी जगह पर बैरूनी हमलावरों ने ज़बरदस्ती मस्जिद तामीर की थी। इस मामले पर मरकज़ी हुकूमत को जवाब देना होगा। और गुजरात में असेंबली इंतखाबात करीब हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान लड़ाई जारी है। उधर गुजरात आम आदमी पार्टी के सदर गोपाल अटालिया ने पीएम मोदी पर काबिल एतराज़ तबसरा किया है। काबिल एतराज़ रिमार्क्स पर बीजेपी ने कहा है कि यह तबसरा पार्टी की ज़हनियत ज़ाहिर करता है। इसे गुजरात के लोगों की तौहीन करार देते हुए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के अवतार पुरुष और कृष्णा के बयान पर भी सख्त हमला किया। गुजरात इंतखाबात से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जोरदार घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी के गुजरात इकाई के सदर गोपाल अटालिया का वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तौहीन अमीज तबसरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में गोपाल अटालिया को वजीर आजम मोदी के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाजात कहते सुना जा सकता है। वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर खुलकर हमला बोला है। पार्टी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है
कि जिस तरह के अल्फाजात का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पीएम के लिए किया है, उससे उनकी ज़हनियत पता चलती है। ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी वो लोग हैं जिन्होंने कहा था वो हिंदुस्तान के राजनीति के चरित्र को बदलने आए। देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रभावशाली और कर्मठ प्रधानमंत्री को अगर नीच कहा जाए, जो उनके अध्यक्ष हैं गुजरात के, कई बार प्रधानमंत्री जी को नीच शब्द कह के संबोधित कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। संबित पात्रा ने कहा कि आज ये कहना गलत नहीं होगा कि मणिशंकर अय्यर और अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। दोनों की जबानी सतह, दोनों की सियासत करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है। आप याद करिए, इसी मणिशंकर अय्यर ने माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कैंपेन कमेटी के हेड थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस समय अहंकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था कि तू जाके चाय बेच। यही वो मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को नीच कहा था। पूरे देश में कांग्रेस का क्या हाल हुआ, यह हमने और आपने देखा है। और आज ठीक उसी प्रकार के भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या फर्क है अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में? गोपाल इटालिया के वीडियो पर बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालवीय ने लिखा, केजरीवाल के दाहिने हाथ और आप गुजरात के सदर गोपाल इटालिया केजरीवाल की सतह तक गिरे। वजीर आजम मोदी की तौहीन करना, इस तरह के अल्फाजात का इस्तेमाल करना और गुजरात के फक्र और सरजमीन के बेटे को गाली देना हर उस गुजराती की तौहीन है जिसने 27 साल तक उन्हें और बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के अवतारी पुरुष और कृष्ण कहने वाले बयान पर भी जमकर निशाना साधा। 2 दिन पहले गुजरातियों को कंस का औलाद बता रहे थे और कुछ समय से हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी खुद को भगवान बचाने से बस 1 इंच की दूरी में है। मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो अवतारी पुरुष हूं। खुद कृष्ण, खुद अवतारी पुरुष और बाकी गुजराती जो हैं वो कंस के औलाद। किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, एक गरीब गुजराती को नीच कहना, यह गुजरात का भी अपमान है, यह हिंदुस्तान का भी अपमान है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। बीजेपी ने कहा कि इस तरह के बयानात जमहूरी निजाम की तौहीन है क्योंकि पीएम देश के होते हैं। दिल्ली से विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दीगर खबरों में खजाना कॉर्पोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना बैन अक़वामी मालियाती फंड IMF और वर्ल्ड बैंक G20 के वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर FMCBG के सालाना इजलास में शिरकत करेंगी। निर्मला सीतारमण जापान, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरिशस, मुत्तहदा अरब इमारात, ईरान और हॉलैंड समेत दीगर ममालिक के साथ 2 तरफ़ा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगी। इसके अलावा वो OECD, यूरोपीय कमीशन और UNDP के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगी। इसके साथ ही वज़ीर ख़जाना अपनी अमरीकी हममनसब जेनेट येलन और आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास से अलग अलग मुलाकात करेंगी ताकि बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन DC में ब्रोकिंग्स इंस्टीट्यूशन में भारत के इक़्तिसादी इम्कानात और आलमी मईशत में किरदार के मौजू पर एक फायर साइड चैट में भी हिस्सा लेंगी। अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भारत की मुनफरिद डिजिटल पब्लिक गुड्स DPG की कहानी और भारत में टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड गवर्नेंस के बाहिमी रब्त से पैदा होने वाले मस्बत असरात के बारे में भी अपने ख्यालात का इश्तराक करेंगी। दौरे के आखिरी हिस्से के दौरान निर्मला सीतारमण USIBC और USISPF के साथ भारत अमरीका कॉरिडोर में सरमायाकारी और इख्तरा को मजबूत बनाना और इंडिया के डिजिटल इनकलाब में सरमायाकारी के मौज़ूआत पर गोल मेज़ मीटिंग में भी शिरकत करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूक्रेन में जुज़वी तौर पर कब्जे वाले 4 इलाकों डोनेत्स्क, लुहांस्क, खैरसन और ज़ापोरिज़िया को मिलाने के मॉस्को के इक़दाम की मज़म्मत करने के लिए खुफिया वोटिंग के रूस की अपील को मुस्तरद कर दिया है। जनरल असम्बली ने 107 वोटों से फैसला किया कि रूस के इक़दाम की मज़म्मत में करारदाद के मुसव्वदे पर अवामी वोटिंग कराई जाए। सिफारतकारों ने कहा है कि इस करारदाद पर बुध को वोटिंग का इम्कान है। पीर को सिर्फ 13 ममालिक ने करारदाद के मुसव्वदे पर अवामी वोटिंग की मुखालफत की, जबकि 39 दीगर ममालिक ने वोटिंग से परहेज किया। रूस ने दलील दी कि खुफिया रायशुमारी की ज़रूरत है क्योंकि अवामी तौर पर मौक़िफ़ का इज़हार करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जबकि जनरल असम्बली ने पीर को करारदाद के मुसव्वदे पर अवामी वोटिंग कराने का फैसला किया। वहीं रूस ने फौरी तौर पर इदारे को इस मामले पर नज़रसानी करने पर आमादा करने की कोशिश की,
लेकिन वो नाकाम रहा। रूस यूक्रेन जंग में एटमी खतरों के दरमियान अमेरिका ने कहा है कि उसका कोई इशारा नहीं है कि रूस एटमी असलाहों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरन जेन-पियर ने कहा है कि अमेरिकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एटमी असलाहों से मुताल्लिक़ धमकियों को संजीदगी से लेगा। कीव पर रूस के मौलिक मिसाइल हमलों से अब तक 8 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो चुके हैं। कीव के मेयर ने कहा है कि अवाम को पनाह देने के लिए दारुल हुकूमत में मेट्रो खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। कीव के तमाम स्टेशन अवाम के लिए पनाह गाहों के तौर पर खुले हैं। यूक्रेन पर हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस के ज़ेर कब्जा क्रीमिया से मिलाने वाले वाहिद पुल पर ज़बरदस्त धमाका हुआ, जिससे पुल को भारी नुकसान पहुंचा था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कीव ने रूसी सरजमीन पर दहशतगर्दाना हमले जारी रखे तो रूस सख्त कार्रवाई करेगा। उधर पोलैंड के शहर वार्सोवा में पीर के रोज सैकड़ों अफराद रूस को दहशतगर्द रियासत करार देने के लिए रूसी सिफारत खाने के बाहर जमा हुए। इन अफराद ने यूक्रेन के शहरों में रूसी मिसाइल हमलों में कम से कम 11 अफराद की हलाकत के बाद रूसी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। यूक्रेन का परचम उठाए मुजाहिरीन ने एहतजाज के नारे लगाए। पोलैंड कीव के हामी मुल्कों में से एक है जहां रूसी हमलों की शदीद मुखालफत की जा रही है। यूक्रेन में तनाज़ा शुरू होने के बाद से लाखों महाजरीन पोलैंड में पनाह लिए हुए हैं। रूस ने यूक्रेन में अपनी कार्रवाइयों को खुसूसी ऑपरेशन करार देते हुए कहा है कि इनका मकसद खित्ते पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि अपने जुनूबी पड़ोसी की फौजी सलाहियतों को तबाह करना है। और नाज़रीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात पर। जो सबसे पहली खबर हमने ली है अखबारात के जायज़े में, वो है रोज़नामा इनकलाब से और है लोहिया वादी रहनुमा मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, आखिरी रसूमात आज। उत्तर प्रदेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। बिहार में भी 1 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। पार्टी लीडरान और कारकुनान ने नम आंखों से जस्ते खाकी को पार्टी दफ्तर लखनऊ में खराज अक़ीदत पेश किया। अगली खबर जो है वो है हमारा समाज से, और ये खबर है उद्धव ठाकरे के ग्रुप को मशाल का निशान अलॉट किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज तकारीर पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। अदालत उस्मा ने नफरत अंगेज तकारीर के मामले की 2 बेंचों में समाअत। चीफ जस्टिस की बेंच ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क का माहौल ख़राब किया जा रहा है और इसीलिए इन पर सुप्रीम कोर्ट का एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ से। ये है रोज़नामा अखबार मशरिक़ से, और मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर सरकर्दा शख्सियात का इजहार ताज़ियत, इसको उन्होंने अपनी सुर्ख़ी बनाया है। अगली खबर, वज़ीर आज़म ने 8,000 करोड़ की मुख्तलिफ़ स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस खबर के साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे, और ये भी समाजवादी पार्टी के बानी नेताजी की रहलत पर है, और यह है यूपी में 3 रोज़ के सोग का ऐलान किया गया है। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरें उर्दू अखबारात से, और अब खेल की दुनिया का रुख करते हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी 1 रोज़ा क्रिकेट मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इतवार को रांची में दूसरे मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। 3 मैचों की सीरीज़ में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। लखनऊ में पहले 1 रोज़ा मैच में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उधर गुजरात में जारी 36वें कौमी खेलों में सर्विसेज का गलबा है। तमगों की तादाद में सर्विसेज सबसे ज़्यादा तमगों के साथ पहली पोजीशन पर हैं। आज फुटबॉल, हॉकी, जूडो और योगा जैसे मुकाबलों में खिलाड़ी मेडल के लिए जोर लगाते नजर आएंगे। इसके साथ ही खिलाड़ी मलकखम और बॉक्सिंग समेत दीगर कई मुकाबलों में भी किस्मत आजमाई करेंगे। फीफा अंडर 17 खवातीन आलमी कप का इंतजार खत्म हुआ है। भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट में आज भारत अपना पहला मुकाबला अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया की कोशिश अमेरिका जैसी मजबूत टीम को टक्कर देने की होगी। काबिल जिक्र है कि भारत ने मेज़बान के तौर पर इस आलमी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। भारत के अलावा मराकश और तंजानिया भी इस टूर्नामेंट में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली टीमों में शामिल हैं। भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है, जहां अमेरिका और मराकश के अलावा ब्राज़ील की टीम मौजूद है। वहीं दिन के दीगर मैचों में मराकश का मुकाबला ब्राज़ील से, जबकि चिली का न्यूजीलैंड से होगा। वहीं जर्मन टीम का ग्रुप बी में नाइजीरिया से मुकाबला होगा।
और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अपनी जानदार और शानदार अदाकारी से कई नस्लों को दीवाना बनाने वाले मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन का आज यौम पैदाइश है। उनकी अदाकारी और उन पर फिल्माए गए नगमों ने नाज़रीनों के दिल पर अनमिट नकोश सब्त किए हैं। आपको छोड़ जाते हैं अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए चंद सदाबहार नगमों के साथ। आप इनका लुत्फ लें और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। चांदनी, तुम्हारा इंतजार न करते हुए भी हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हारी उम्मीद न रखते हुए भी मैंने हर कदम पर तुम्हारी तमन्ना की। तुम्हें ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें इतना चाहा कि किसी और को चाहने की आरज़ू भी न रही। फूलों में, गलियों में, सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है, बनाकर हमको मिटाता है फिर बनाता है। आदमी टूट के 100 बार जुड़ा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। वो छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे। मैं ऋषिता भट्ट आप सबका रंगोली में स्वागत